नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। इस टेस्ट सीरीज में हम एसएस एग्जामिनेशन में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को आपसे पूछेंगे। हर सवाल के लिए आपको हम 20 सेकंड का टाइम देंगे। अगर आपको 20 सेकंड से ज्यादा टाइम चाहिए होगा तो आप वीडियो को पॉज लगाकर टाइम ले सकते हैं। आपके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने से पहले आप सभी बुक्स को अपने पास रख लीजिए और जब भी हम आपसे सवाल पूछेंगे सबसे पहले आपने अपनी बुक को उठाना है कि कौन सी बुक में इस सवाल का आंसर होगा। उसके बाद आपने चैप्टर और फिर उसके बाद आपने रूल कोड करना है। अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो आप लाइव चैट में सवाल का आंसर लिख सकते हैं और अगर इस वीडियो को आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में सवाल का आंसर लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। What are the basic elements required to be observed before public money can be spent on any object or work? यानी कि पब्लिक मनी को खर्च करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने पंजाब फाइनेंशियल रूल वॉल्यूम 1 को उठाया है तो आपने बिल्कुल सही बुक उठाई है और इसके साथ ही अगर आपने चैप्टर 17 बजट खोल लिया है तो आपने चैप्टर भी सही ओपन किया है। इस चैप्टर के रूल 17.2 में देखिए लिखा गया है कि जब भी किसी एक्सपेंडिचर को किया जाना होता है तो ये जरूरी होता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन प्राप्त कर ली गई हो और दूसरा नेसेसरी एलिमेंट ये है कि बजट होना चाहिए उस एक्सपेंडिचर को करने से पहले। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली द टर्म लिमिटेड टेंडर सिस्टम एंड द नीड यूटिलिटी फॉर द सेम। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए टेंडर सिस्टम की बात की गई है तो टेंडर से ही हमें पता चलता है कि टेंडर कब कॉल किए जाते हैं, जब हमने कुछ परचेज की जानी होती है। और अगर परचेज की बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि पंजाब फाइनेंशियल रूल को हमें देखना होगा और परचेज के लिए कौन सा हेड यूज होता है, कंटिजेंसीज। तो पंजाब फाइनेंशियल रूल वॉल्यूम 1 में चैप्टर 8 कंटिजेंसीज को डील करता है पर इस चैप्टर में लिमिटेड टेंडर सिस्टम की डेफिनेशन नहीं दी गई है, इसलिए हमें देखनी होगी पंजाब फाइनेंशियल रूल वॉल्यूम 2। और अगर आपने पंजाब फाइनेंशियल रूल वॉल्यूम 2 को उठाया है तो आपने बिल्कुल सही बुक उठाई है। और यहाँ पर देखिए एक मजे की बात यह है कि कंटिजेंसी इस चैप्टर भी 8 है और पंजाब फाइनेंशियल रूल वॉल्यूम 2 में हमने जिस अपेंडिक्स को देखना है वो भी अपेंडिक्स 8 ही है, तो हमें याद करने में आसानी हो जाएगी इस बात से कि दोनों ही हमने सीरियल नंबर 8 देखने हैं। चलिए तो हम अपेंडिक्स 8 को ओपन कर लेते हैं। आप भी अपनी बुक में अपेंडिक्स 8 को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर रूल 18 आप देखिए। रूल 18 में लिमिटेड टेंडर सिस्टम की डेफिनेशन दी गई है और साथ ही रूल 18 में सिंगल टेंडर सिस्टम की डेफिनेशन भी दी गई है। और आपने ये भी याद रखना है कि कई बार एग्जाम में जैम की डेफिनेशन भी आ जाती है, जैम का प्रोसीजर भी आ जाता है, तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन आई हुई है, उन गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस को भी आपने अपने पास रख लेना है। और अगर आपको नहीं पता है कि जैम क्या होता है तो जैम का मतलब है GEM यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो इसके बारे में भी आपने जानकारी कलेक्ट कर लेनी है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा लिमिटेड टेंडर सिस्टम को समझ लेते हैं। रूल 18A के नीचे दिया गया नोट रीड कीजिए। इसमें देखिए लिखा गया है कि यह रूल उसी केस में लागू होगा यहाँ पर स्टोर्स की कीमत 5000 से ज्यादा है और इमरजेंसी के केस में सिर्फ लिमिटेड टेंडर सिस्टम से परचेज की जा सकती है और जितनी भी कोटेशन मंगवाई जाती है अगर वो 6 कोटेशन से कम होती है तो रिजेक्ट कर दी जानी होती है, यानी कि 6 कोटेशन इस केस में रिक्वायर्ड होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस एंड लिमिटेशन अंडर विच ए ट्रेजरी ऑफिसर में परसिस्ट विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम ट्रेजरी। इसमें लिखा गया है कि सर्कमस्टांसेस और लिमिटेशन बताइए जिसमें ट्रेजरी ऑफिसर पेमेंट्स को अलो कर सकता है। चलिए बताइए इसका आंसर किस बुक में है और चैप्टर कौन सा है और उसके बाद रूल कोड करिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
अगर आपके हाथ में पंजाब ट्रेजरी रूल वॉल्यूम 1 है तो आपने बिल्कुल सही बुक उठाई है। पंजाब ट्रेजरी रूल वॉल्यूम 1 को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कुछ पार्ट्स में सिर्फ सेक्शन दिए गए हैं और कुछ पार्ट्स में चैप्टर और उसके बाद फर्दर सेक्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 1 के जनरल प्रिंसिपल एंड रूल्स, जिसमें सेक्शन दिए गए हैं। उसमें हम रूल 18 देखेंगे जो कि सेक्शन 7 में है और यहाँ पर देखिए इंडेक्स में हमें दिखाई दे रहा है सेक्शन 7 लिखा गया है विथड्रॉल ऑफ मनीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, द कंटिजेंसी फंड एंड द पब्लिक अकाउंट। तो चलिए पहले रूल 18 को पढ़ लेते हैं। खुद से अपनी बुक को ओपन करके देखना बहुत जरूरी है, इसी से आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए रूल 18 में लिखा गया है कि एक ट्रेजरी ऑफिसर के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो हर किसी पेमेंट को अलो कर दे। वो सिर्फ उसी पेमेंट को अलो कर सकता है जो उसके पास पंजाब ट्रेजरी रूल के अंतर्गत आई हो। और यहाँ पर देखिए आपके पास ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कब एक ट्रेजरी ऑफिसर पेमेंट को डिनाई कर सकता है। तो अगर कोई ऐसा पेमेंट ऑर्डर जो पंजाब ट्रेजरी रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उस टाइम ट्रेजरी ऑफिसर को चाहिए कि उस पेमेंट को डिनाई कर दे। और यहाँ पर देखिए जो सेम यहाँ पर रूल है, ये सेम रूल आपको रूल 150 में भी मिलेगा। और 150 किस पार्ट में है हम वो भी देखेंगे। तो देखिए पार्ट 5 है विथड्रॉल ऑफ मनीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। पार्ट 1 में जो सेक्शन था उसी को आगे फर्दर डिटेल में पार्ट 5 बनाकर दिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में ही रूल 150 दिया गया है। इसको आप पेज नंबर 83 पर ओपन करके रीड जरूर कर लीजिएगा। और ये तो हो गए सर्कमस्टांसेस। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, तो इंडेक्स देखिए, इंडेक्स को स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। तो आप इंडेक्स में यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अब देखिए पार्ट 5 में ही सेक्शन 2 देखिए, यहाँ पर लिखा गया है लिमिटेशन ऑफ पावर्स ऑफ ट्रेजरी ऑफिसर टू मेक पेमेंट्स। और रूल नेक्स्ट दिए गए हैं 196 से लेकर 203। तो इन रूल को ओपन करके एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सारी लिमिटेशंस दी गई हुई हैं। तो एग्जाम में जब आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो इन सभी रूल्स के अकॉर्डिंग आपने एग्जाम में लिखना है। हो सकता है ये आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए या इससे ज्यादा भी आ सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन लिखा गया है व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 की बुक उठाई है तो आपने बिल्कुल सही बुक उठाई है। और देखिए यहाँ पर इसके फ्रंट में इंडेक्स नहीं बना हुआ है, तो आपने पहले सारे चैप्टर्स के नेम याद कर लेने हैं। और साथ में इस बुक के लास्ट में अपेंडिक्स भी दिए गए हैं, उन सभी को भी याद जरूर कर लेना है। और आपको इस बुक की एक इंटरेस्टिंग बात हम आपको बता दें कि इस बुक में जितने चैप्टर दिए गए हैं उनमें से कुछ चैप्टर पंजाब फाइनेंशियल रूल वॉल्यूम 2 के अपेंडिक्स में भी सेम दिए गए हैं। तो आपने पहले कंफर्म करना है कि कौन कौन से चैप्टर पंजाब फाइनेंशियल रूल वॉल्यूम 2 में सेम है। ये भी हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। तो इसके लिए आपने चैप्टर 2 ओपन करना है। चैप्टर 2 कौन सा है? जनरल आउटलाइंस ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंट। तो इसमें आपने रूल 18 एंड 19 देखना है। अपनी बुक में ओपन जरूर करके देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए परफॉर्मा अकाउंट्स की बात की जा रही है और इसमें कमर्शियल अकाउंट्स की बात की जा रही है, क्योंकि जितने भी कमर्शियल अकाउंट्स होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपनी लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए रूल 19 में दिया गया है जर्नल एंड लेजर और इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम की बात की गई है। फिलहाल हमने आपको इसकी रेफरेंस रूल की दे दी है, कहां से दी जा सकती है। पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तब भी बेटर रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है हाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉसेस सस्टेन्ड थ्रू फ्रॉड और नेग्लिजेंस ऑफ इंडिविजुअल इज फिक्स्ड। यानी कि एक सरकारी कर्मचारी के फ्रॉड और नेग्लिजेंस की वजह से जो लॉस होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स की जाती है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
अगर आपने पंजाब फाइनेंशियल रूल वॉल्यूम 2 की बुक उठाई है तो आपने बिल्कुल सही बुक उठाई है। इसमें देखिए अपेंडिक्स 1 को रीड कीजिए। अपेंडिक्स 1 क्या है? इंस्ट्रक्शन फॉर रेगुलेटिंग द एनफोर्समेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉसेस सस्टेन्ड थ्रू फ्रॉड, नेग्लिजेंस एक्सेट्रा। अब सबसे पहले देखिए पैरा 1 में क्या दिया गया है। पैरा 1 में दिया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स की जानी है फ्रॉड और नेग्लिजेंस की वजह से, तो इसी में आपका आंसर छिपा है। अब नेक्स्ट देखिए पैरा 2 में क्या दिया गया है, इसको भी जरूर समझ लीजिए। पैरा 2 में दिया गया है कि फ्रॉड और एम्बेजलमेंट के केस में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कैसे कंडक्ट की जानी है उसके रिगार्डिंग दिया गया है। ये दोनों ही पैरास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में जरूर रीड कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट प्रोसीजर इज अडॉप्टेड इन एजी ऑफिस फॉर करेक्शन ऑफ एरर्स इन द डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट और कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट। चलिए तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जर्नल बुक उठाई है तो आपने बिल्कुल सही बुक उठाई है। और इसमें देखिए जब बात कर रहे हैं करेक्शन ऑफ एरर्स की, तो करेक्शन तो ट्रांसफर एंट्रीज डालकर ही की जा सकेगी। तो इसमें चैप्टर दिया गया है चैप्टर 7 ट्रांसफर एंट्रीज। तो चलिए चैप्टर 7 को ओपन कर लीजिए। अब देखिए रूल 7.5 में दिया गया है प्रोसीजर फॉर करेक्शन ऑफ अकाउंट्स। तो 7.5A में बताया गया है कि ऐसी आइटम जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर हेड से बिलोंग करती थी और उसको अदर रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर हेड में गलती से डाल दिया गया है, और ऐसी एरर अगर सेम ईयर में डिटेक्ट हो जाती है तो उसके बारे में प्रोसीजर दिया गया है। और अगर फाइनल अकाउंट सबमिट कर दिए जाने के बाद यानी कि अगले साल डिटेक्ट होती है तो उसकी करेक्शन के लिए प्रोसीजर बताया गया है। तो इसकी करेक्शन का प्रोसीजर बताया गया है, इसको रीड जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट दिया गया है 7.5B में वो ऐसी एरर बताई गई है जो डेट, डिपॉजिट या रिमिटेंस से बिलोंग करती हो, तो उसके केस में करेक्शन का प्रोसीजर 7.5B में बताया गया है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रीड जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में लिखा गया है, व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग द इंसिडेंस ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय CAG यानी कि कैग ऑफ इंडिया ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 को उठाया है तो आपने बिल्कुल ही सही बुक उठाई है। इसमें हमने आपको पहले ही बता दिया कि चैप्टर और अपेंडिक्स दिए गए हैं। तो इसमें हम रीड करेंगे अपेंडिक्स 5 को। और यहाँ पर हम इस बुक के रिगार्डिंग एक टिप आपको और दे देते हैं कि इस बुक में देखिए ऊपर टॉप कॉर्नर में कुछ भी नहीं लिखा गया है कि कौन सा हमने चैप्टर या अपेंडिक्स खोला हुआ है, पता नहीं चलता है। तो आपने ऐसा करना है कि हर पेज के ऊपर टॉप कॉर्नर में लिख लेना है कि अपेंडिक्स कौन सा चल रहा है, चैप्टर कौन सा चल रहा है। तो अब हम अपेंडिक्स 5 को खोलते हैं। अब मान लीजिए अपेंडिक्स 5 में हमने पेज कोई ओपन किया है, तो अगर हमने ऊपर पहले ही लिखा होता कि अपेंडिक्स 5 चल रहा है तो हमें इस बुक को ओपन करने में काफी आसानी होती। यहाँ पर हम देखेंगे सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 दिया गया है इंसिडेंस ऑफ एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्ड इन ऑडिट एंड कीपिंग अकाउंट्स। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस सेक्शन से दे सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिंगल टेंडर सिस्टम एंड लिमिटेड टेंडर सिस्टम। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं देंगे क्योंकि हम पहले ही इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन 2 में बता चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फिर से 8th क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड्स की बुक उठाई है तो आपने बिल्कुल ही सही बुक उठाई है। गवर्नमेंट हेड्स के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए इस चैनल पर अवेलेबल पीडब्ल्यूडी अकाउंट्स प्लेलिस्ट में जाकर मंथली अकाउंट चैप्टर को जरूर देख लीजिएगा। वो इस बुक के बारे में समझने के लिए काफी हेल्पफुल चैप्टर है। अब देखिए इंडेक्स में जब आप देखोगे तो गवर्नमेंट फंक्शन आप देख सकते हो, पर इसके रिगार्डिंग आपने पेज नंबर्स नहीं देखने, आपने मेजर हेड के अकॉर्डिंग ही इस बुक को ओपन करना है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर की ट्रेजरी एंड अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उसके लिए एक्सपेंडिचर हेड है 2054। तो हम ओपन करेंगे 2054। तो यहाँ पर देखिए जब हमने एग्जाम में इसका आंसर लिखना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2054 ट्रेजरी एंड अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद माइनर हेड लिखेंगे 095 डायरेक्टोरेट ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज। इसमें ही सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस बुक किए जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है स्टेट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द फॉलोइंग केसेस टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर आउट ऑफ कंटिजेंसी फॉर द कैरीज ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने पंजाब फाइनेंशियल रूल की बुक उठाई है तो आपने बिल्कुल सही बुक उठाई है। इसमें आपने देखना है इसमें आपने चैप्टर 18 देखना है जो है पावर्स ऑफ सैंक्शन, और इसमें रूल 19.6 देखिए, इसमें एक टेबल बना हुआ है जिसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिखी गई है, और इसके सीरियल नंबर 3 पर देखिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिखी गई है टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर आउट ऑफ कंटिजेंसी फॉर द कैरीज ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड एटसेट्रा। तो इसको एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, इसमें सिर्फ आंसर में लिखना होता है सीरियल नंबर 3 ऑफ रूल 19.6 ऑफ पंजाब फाइनेंशियल रूल वॉल्यूम 1। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन लिखा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंट्रोलिंग ऑफिसर एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने पंजाब फाइनेंशियल रूल की बुक उठाई है तो आपने बिल्कुल ही सही बुक उठाई है। इसमें देखिए चैप्टर 1 ही डेफिनेशंस है, तो डेफिनेशंस में ही इन क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डेफिनेशंस अल्फाबेटिकली दी हुई है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कंट्रोलिंग ऑफिसर की। तो कंट्रोलिंग ऑफिसर की डेफिनेशन रूल 1.15 में दी गई है, और डिसबर्सिंग ऑफिसर की डेफिनेशन रूल 1.18 में दी हुई है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।